कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो में आज का टॉपिक रहेगा विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और बोर्ड की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में से अधिकांश सवाल रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित ही आता है। अक्सर वह पूछता है किसी एक अभिक्रिया का नाम उदाहरण सहित। तो बहुत आसान ये टॉपिक रहेगा, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बने बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे भविष्य में कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, इन अभिक्रियाओं में कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, अर्थात एक ही एग्जाम्पल कई समीकरणों में या कई अभिक्रियाओं में आपको काम आएगा। इसलिए परिभाषाओं के साथ साथ जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उनको आप विशेष तौर से ध्यान रखें। चाहे तो उनको साथ साथ नोट करते चलें। मेरा प्रयास रहेगा कि अधिकांश समीकरणों के लिए या अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए कम से कम एग्जाम्पल दिए जाएं, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। और रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी मेथड से आपको मैं समझाऊंगा क्रमवार। और ये भी मेरी कोशिश रहेगी कि समीकरणों का क्रम इस प्रकार से बनाऊं ताकि आगे हर एक समीकरण आसान लगे, जिससे कि लिंक अगर कहीं बनता है तो आपको दिक्कत ना हो समझने में। देखिए, जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं उनमें मैंने सर्वप्रथम लिया है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को। उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए, इसमें होता क्या है, जिन भी अभिकारकों से मिल करके कोई उत्पाद हमको प्राप्त होता है, हम उस उत्पाद से वापस अभिकारकों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बर्फ को गर्म किया तो पानी बन गया, हम फिर से पानी को ठंडा करके बर्फ पा सकते हैं। हालांकि बर्फ से पानी बनना या पानी से बर्फ बनना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जिस तरीके से हम उत्पाद से अभिकारक या अभिकारक से उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में हमको जो उत्पाद प्राप्त हुआ है, हम उस उत्पाद से वापस अभिकारकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पाद और पुनः उत्पाद से अभिकारक प्राप्त हो जाएं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। इसलिए इस अभिक्रिया में हम अभिकारकों और उत्पादों के बीच बराबर या तीर का निशान लगाने के बजाय एक नया निशान होता है। इसमें एक तीर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं और इस डिवाइडेड तीर को आधा आधा करके हम दोनों दिशाओं में लगा देते हैं। कुछ इस तरीके से निशान ये होता है। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है NH3 प्लस HCl इक्वल्स टू NH4Cl। यानी जब हम NH3 यानी अमोनिया गैस और HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो हमको NH4Cl प्राप्त होता है। हम इस NH4Cl से पुनः इन दोनों अभिकारकों यानी NH3 और HCl को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है और हम इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ठीक विपरीत होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आगे आते रहेंगे। यानी ऐसी कोई भी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है, जिसमें हम केवल अभिकारक से या अभिकारकों से उत्पाद प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारकों को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बन का दहन या मैग्नीशियम का दहन या किसी अन्य पदार्थ का दहन। जब हम कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन यानी C और जलाने के लिए चाहिए हमको ऑक्सीजन यानी O2। तो C प्लस O2 हमको प्राप्त होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से किसी प्रकार से भी वापस अपने कार्बन को और ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है
और हम इसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी और भी बहुत अभिक्रियाएं आएंगी जो अनुत्क्रमणीय या एक ही दिशा में होंगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है संयोजन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के यानी जुड़ करके हमको कोई एक उत्पाद देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो मैंने अभी दिया था अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में, यानी C+O2 = CO2। इसमें C और O2 हमारे पास दो अभिकारक हैं और अभिक्रिया के पश्चात जो हमको मिलता है वो मिलता है CO2 जो केवल उत्पाद के रूप में एक ही पदार्थ है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलते हैं, अभिक्रिया करते हैं और परिणाम स्वरूप हमको जो पदार्थ देते हैं उत्पाद के रूप में वो केवल एक होता है CO2। इसी प्रकार की एक अन्य अभिक्रिया है मैग्नीशियम को जलाने पर हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी Mg+O2 तो हमको मिलता है MgO। बैलेंस करने के लिए लिखा जाएगा 2Mg+O2 = 2MgO। तो ये अभिक्रिया भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे चलते हैं। संयोजन अभिक्रिया का ठीक विपरीत होता है अपघटन यानी डिकम्पोजिशन। अपघटन अभिक्रिया में होता क्या है, कोई एक पदार्थ होता है, वह पदार्थ अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। अपघटन माने टूटना, डिकम्पोजिशन यानी विघटन। तो इसमें कोई एक अभिकारक होता है और वह उत्पाद के रूप में हमको दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अपघटन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए अपघटन जो होता है वो कई कारणों से हो सकता है। अपघटन ऊष्मा के कारण हो सकता है, अपघटन विद्युत के कारण हो सकता है और अपघटन प्रकाश के कारण भी हो सकता है। तो इन कारणों के आधार पर हम अपघटन अभिक्रिया को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें पहला आता है ऊष्मीय अपघटन, दूसरा आता है विद्युत अपघटन और तीसरा आता है प्रकाशीय अपघटन। चलिए इनको व्याख्या करते हैं अलग अलग उदाहरणों के साथ। देखिए ऊष्मीय अपघटन जो होता है इसमें होता क्या है कि पदार्थ कोई एक होता है अपकारक के रूप में, वह दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, यानी हमको दो या दो से अधिक अपकारक प्राप्त होते हैं। लेकिन टूटने का जो कारण होता है मुख्य, वो कारण होता है ऊष्मा यानी कि ताप। यानी जो एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटा है वो टूटा है ऊष्मा के कारण, ये विघटन हुआ है ऊष्मा के कारण। इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्राप्त होना, यानी CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो हमको मिलता है CaO + CO2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जो कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। नंबर 2 पर हम चलते हैं तो आता है विद्युत अपघटन, यानी इसमें कोई पदार्थ जब दो या दो से पदार्थों में टूटता है तो उसका मुख्य कारण होता है विद्युत। यदि हम पानी में कोई डालते हैं विद्युत अपघटन पदार्थ जिससे आयन बन जाए और हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये जो हमारा जल होता है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, यह अपने अवयवों में टूट जाता है। ये अवयव आयनों के रूप में टूटते हैं और टूटने के पश्चात विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, यानी जो धनायन होता है H+ वो जाता है कैथोड पर और जो ऋणायन होता है O- वो जाता है एनोड पर। तो इस प्रकार विद्युत अपघटन के फलस्वरूप हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है हमको एनोड पर। तो इसके बाद आता है प्रकाशीय अपघटन। इसमें भी कोई एक ही पदार्थ होता है, वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, लेकिन यहाँ टूटने की जो वजह होती है, मुख्य कारण होता है वो होता है प्रकाश। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है AgCl का अपघटन, यानी सिल्वर क्लोराइड का अपघटन। सिल्वर क्लोराइड जो होता है प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में अलग अलग विघटित हो जाता है। इसका उपयोग पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। अब जमाना बदल गया है और टेक्नोलॉजी के कारण अब डिजिटल प्रिंटर्स आने लगे हैं, डिजिटल फोटोग्राफी होने लगी है, तो पहले के नेगेटिव्स और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी लगभग समाप्त हो चुकी है। अभिक्रिया होगी AgCl = Ag + Cl2। बैलेंस करने के लिए इस समीकरण में हम लिखेंगे Ag के स्थान पर
2AgCl, और जो प्राप्त होगा वहां लिखेंगे हम 2Ag, यानी सही समीकरण होगी संतुष्ट होने के पश्चात 2AgCl इक्वल्स टू 2Ag प्लस Cl2। अपघटन के पश्चात आता है वियोजन अभिक्रियाएं। देखिए, वियोजन अभिक्रियाएं और अपघटन अभिक्रियाएं लगभग एक समान होती हैं, बहुत थोड़ा सा अंतर है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए, वियोजन में क्या होता है, कोई एक पदार्थ होता है और वह दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है, यानी अभिकारक के रूप में हमारे पास कोई एक ही पदार्थ होता है, लेकिन अपक्रिया के फलस्वरूप हमको जो उत्पाद मिलते हैं वे दो या दो से अधिक होते हैं। अब आप सोचेंगे ये तो अपघटन में भी था, इसमें और अपघटन में तो कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? अपघटन में जो हमको उत्पाद प्राप्त होते हैं उन उत्पादों से हम वापस अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि अपघटन अभिक्रिया एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जबकि वियोजन में क्या होता है, वियोजन में यह विघटन या यह अलगाव टेम्पररी होता है, किन्हीं कारणों से, किन्हीं कारकों के प्रभाव में, यानी दाब के या ताप के या अन्य किसी प्रभाव में अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में अलग तो हो जाता है, लेकिन उन कारकों को वापस अगर हम ले लें तो फिर से उत्पाद से हमको अभिकारक मिल सकते हैं, यानी वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अपघटन अभिक्रिया में हम उत्पादों से अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में हम उत्पादों से वापस अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं। वियोजन अभिक्रियाओं में जो मुख्य है वो है ऊष्मीय वियोजन। इसमें ऊष्मा की वजह से वियोजन होता है, लेकिन वियोजन के फलस्वरूप जो हमको पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं उनको हम वापस ला सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण होता है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण। मैंने अभी कहा था कि ऊष्मीय वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो यहां पर हम एग्जाम्पल के रूप में उसी एग्जाम्पल को ले सकते हैं, यानी NH4Cl एक हमारे पास अपकारक है, इसको हम गर्म करते हैं तो NH4Cl दो गैसों में टूट जाता है, जिसमें एक होता है NH3 अमोनिया गैस और दूसरा होता है HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अगर हम इस ताप के प्रभाव को वापस ले लें या खत्म कर दें तो हमको पुनः NH3 और HCl से NH4Cl प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ऊष्मीय वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ऊष्मीय वियोजन के समान ही एक अन्य अभिक्रिया होती है आयनिक वियोजन। आयनिक वियोजन में भी एक पदार्थ टूटता तो है, लेकिन वो आयनों में टूटता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है नमक को पानी में घोलना, यानी हम NaCl को जल में घोल देते हैं तो हमको NaCl अपघटित होकर दो आयन देता है, जिनमें एक आयन होता है धनायन Na+ और दूसरा होता है Cl-। यदि हम पानी को वापस ले लें, इस विलायक को वापस कर लें तो केवल आयन बचेंगे Na+ और Cl-। ये आयन फिर से संगठित होकर के पुनः NaCl हमको वापस दे देंगे। तो आयनिक वियोजन भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें हम बाह्य कारक यानी जल या ताप या दाब, जो भी कारक है इस घटना का, जो भी घटना के लिए जिम्मेदार है, उसको हम वापस कर लेते हैं तो हमको पुनः उत्पादों से अभिकारक प्राप्त हो जाते हैं। तो ये दोनों बहुत थोड़ा अंतर है, समझ लीजिए। अपघटन में हमको उत्पाद से अभिकारक नहीं मिलता, लेकिन वियोजन में हम उत्पाद से अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखिए, इसमें होता क्या है, अभिकारक कम से कम दो होते हैं, यानी अभिकारक के रूप में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं वो कम से कम दो होते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, जो हमारा अधिक सक्रिय तत्व है या रेडिकल है या आयन है, वह कम सक्रिय तत्व या आयन या रेडिकल का स्थान ले लेता है, उसको वहां से हटा देता है। फिर अधिक सक्रिय या अधिक ताकतवर एलिमेंट आकर के कमजोर एलिमेंट को हटा देता है
और उसके स्थान पर खुद कब्जा कर लेता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस का बनना जिंक और अम्ल के साथ। यानी जब हम जिंक धातु यानी जस्ते की अभिक्रिया किसी तनु अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें जिंक के लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। समीकरण होती है Zn प्लस H2SO4 इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2। देखिए समीकरण में जो H2SO4 है इसमें जो हमारी हाइड्रोजन गैस थी वो जिंक की अपेक्षा कम सक्रिय है, या कहिए हाइड्रोजन की अपेक्षा जिंक अधिक सक्रिय है। तो इसमें जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और इसके स्थान पर खुद आ जाता है। यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आगे है द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन इसमें दो आयन होते हैं और दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। होता क्या है, अभिकारकों में जो न्यूनतम हमारे दो पदार्थ हैं उन दोनों में ही जो धनायन होते हैं वो आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। यानी विस्थापन दो बार होता है। यह विस्थापन दो आयनों का होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ। हमको प्राप्त होता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट यानी AgNO3 प्लस NaCl इक्वल्स टू AgCl प्लस NaNO3। यानी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया के पश्चात हमको मिलता है AgCl और NaNO3। इस अभिक्रिया में जहां Ag था वहां Na आ जाता है और जहां पर Na था वहां पर Ag आ जाता है। यानी इस अभिक्रिया में Ag और Na आपस में दूसरे को विस्थापित करते हैं दोनों, इसलिए इसे कहते हैं हम द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हमको उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा की प्राप्ति भी होती है, यानी इनमें हमको पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा मिलती है। जिन अभिक्रियाओं में हमको ऊष्मा की प्राप्ति होती है या जो अभिक्रियाएं हमको उत्पाद के रूप में ऊष्मा भी देती है उन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है C+O2 यानी कार्बन का दहन। जब हम कार्बन को जलाते हैं तो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी C+O2 इक्वल्स टू CO2। इस अभिक्रिया में हमको लगभग 95 किलो कैलोरी ऊष्मा की प्राप्ति होती है। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, ये जो C+O2 एग्जाम्पल है ये एक तरीके से संयोजन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। दो अभिकारक हैं जुड़ के एक बनाते हैं। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का भी उदाहरण है, ये वापस नहीं हो सकती और यही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो आप ध्यान रखेंगे एक ही अभिक्रिया कई प्रकार की हो सकती है और एक ही अभिक्रिया को हम सुविधा के लिए कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये C+O2 इक्वल टू CO2 हमारा तीन अभिक्रियाओं में एग्जाम्पल हो सकता है, अनुत्क्रमणीय में, संयोजन में और ऊष्माक्षेपी में। ऊष्माक्षेपी का ठीक विपरीत होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा शोषित होती है, यानी जब अभिक्रिया होती है तो वह अभिक्रिया ऊष्मा का शोषण करती है, ऊष्मा की हानि होती है, ऊष्मा चाहिए होती है, ऊष्मा का लॉस होता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नाइट्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परस्पर अभिक्रिया करके बनाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी N2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2NO माइनस 43.2 किलो कैलोरी। माइनस लगाया हमने, इसका मतलब ये लॉस हो गया, कम हो गया। यानी इस अभिक्रिया में लगभग 43 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब दो अभिक्रियाएं शेष बची हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें प्रथम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दूसरी है अपचन अभिक्रिया। देखिए वास्तव में ये दो अभिक्रियाएं हैं, एक होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका दूसरा नाम भी है उपचयन अभिक्रिया, और दूसरी अभिक्रिया होती है रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रियाएं। देखिए जब ये अभिक्रियाएं होती हैं तो दोनों एक साथ होती हैं और ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे की पूरक है यानी कंप्लीमेंट्री है। एक अभिक्रिया में
दोनों ही घटनाएं होती हैं। इसलिए हमने इसको नया नाम दिया है। इसमें जो हमारी अभिक्रिया है अपचयन, जिसे हम कहते हैं रिडक्शन, उसमें से प्रथम 3 अक्षर लिए हमने रेड, और जो दूसरी अभिक्रिया है हमारी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, उसमें से लिए हमने शुरू के 3 अक्षर ऑक्स, तो मिलाकर बनता है रेडॉक्स। तो वास्तव में रेडॉक्स जो है वो एक कंबाइंड नाम है रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का। वैसे इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं सुविधा के लिए। यहां पर जो पहली अभिक्रिया है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसकी परिभाषा आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के समान किसी अन्य ऋणात्मक अवयव की वृद्धि होती है, अथवा इसके विपरीत हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान अन्य विद्युत अवयव अलग होता है, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया इसके ठीक विपरीत है। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान अन्य धन विद्युतीय अवयव का योग होता है, अथवा ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के समान किसी अन्य ऋण विद्युतीय अवयव की कमी होती है, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं का उदाहरण आप देख रहे हैं। सबसे अच्छा जो उदाहरण है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का वो है फेरस क्लोराइड से फेरिक क्लोराइड का बनना, यानी FeCl2 प्लस Cl2, तो हमको मिलता है FeCl3। इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे 2FeCl2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2FeCl3। आप देख रहे हैं FeCl2 जो है वो है फेरस क्लोराइड, और उसमें एक ऋण विद्युत तत्व जो हमारा है क्लोरीन, वो संयुक्त हो जाती है, वो जुड़ जाती है। इसलिए यह अभिक्रिया हमारी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरी जो इसकी परिभाषा थी वो थी धनात्मक अवयव अथवा हाइड्रोजन का अलग होना। इसके लिए आप देखिए दूसरा उदाहरण है आपके सामने, जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 की क्रिया हम कराते हैं HCl के साथ। बैलेंस करने के लिए हम लिखते हैं MnO2 प्लस 4HCl, और हमको जो मिलता है वो मिलता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं जो हाइड्रोजन क्लोराइड है उससे हाइड्रोजन पृथक हो रही है। पृथक होने के कारण यह अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर धन विद्युत तत्व अलग हो रहा है। चलिए आप देखते हैं उदाहरण अपचयन अभिक्रिया का। देखिए अपचयन अभिक्रिया का जो उदाहरण है आपके सामने वो है H2 प्लस Cl2, ये बनता है हमको 2HCl। इसमें आप देख रहे हैं क्लोरीन का संयोग हाइड्रोजन से हो रहा है, इसलिए यहां क्लोरीन का अपचयन होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी जो परिभाषा है आगे वो देखते हैं आधुनिक परिभाषा क्या है इनकी। जो आधुनिक परिभाषा दी गई है वो दी गई है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से कुछ इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाते हैं, अर्थात विइलेक्ट्रॉनीकरण होता है, तो हम इस प्रकार की किसी भी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके विपरीत वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, कोई अणु या कोई आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉनीकरण होता है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। एक अभिक्रिया आपकी स्क्रीन पर है जिसमें एक है HgCl2 यानी मर्क्यूरी क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं SnCl2 यानी स्टेनस क्लोराइड से। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमको 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं उनमें एक होता है Hg2Cl2 यानी मर्क्यूरस क्लोराइड, और दूसरा होता है SnCl4 यानी स्टेनस क्लोराइड। तो आप देखिए इसमें जो हमारा Hg है यानी पारा है, उसमें क्लोरीन गैस, उससे क्लोरीन गैस अलग हो रही है, यानी ऑक्सीजन के समान ही कोई ऋणात्मक अवयव अलग हो रहा है, इसलिए इसका अपचयन हो रहा है। इसके विपरीत दूसरी तरफ जो SnCl2 है उसका बन जाता है SnCl4 यानी SnCl2 में
क्लोरीन गैस जुड़ जाती है, अर्थात इसका होता है यहां पर ऑक्सीकरण। तो ये इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं। जो मैंने अभी कहा था कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही अभिक्रिया में दोनों होते हैं। जो पदार्थ ऑक्सीकरण करता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं, और जो पदार्थ अपचयन करता है उसे हम अपचायक कहते हैं। देखिए कुछ अन्य समीकरण भी आपकी स्क्रीन पर हैं जो आपको दिखा रही हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन में किस प्रकार किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और किस प्रकार दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। तो चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।